सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं उनका नाम बताऊंगा, पर बात पहले मनुस्मृति की कर देता हूं, जो मैं प्रत्येक दिन के कार्यक्रम में आप लोगों से उसकी छोटी सी चर्चा करता हूं कार्यक्रम के आरंभ में। आज चर्चा में, आज की बात में मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बता दूं, बहुत सुंदर बात है जो आप लोगों के दिमाग में कई बार बहुत सारी उलूल जुलूल चीजें भरी गई हैं। यहां हमारे धर्मशास्त्र हमें हमारे जीवन के वास्तविक जीवन पद्धति को समझाने में लगे हैं और कुछ लोग आपको भ्रमित करके अपनी रोटी सेंकने में लगे हैं। मैं उनमें कुछ ना कहूं, पर भगवान शब्द क्यों आया है और इसका अर्थ क्या है। कई बार होता है, आपके भी दिमाग में होता होगा कि देखा तो है नहीं, और क्योंकि उनको देखने के लिए आपको अपने आंतरिक ज्ञान चक्षुओं को खोलने की आवश्यकता होती है, जो सिर्फ ज्ञान और भाव से ही खुलते हैं। ये भौतिकीय नेत्र जो होते हैं वो सिर्फ आपके भौतिक साधनों और संसाधनों को देख सकते हैं। ईश्वर को देखने के लिए भौतिकीय नेत्रों की नहीं, ज्ञान चक्षु को खोलने की आवश्यकता, अंतर मन में टटोलने की आवश्यकता होती है। भगो अस्ति यस्य स भगवान, एक बड़ा अच्छा श्लोक है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः, जो समस्त ऐश्वर्य और भोगों का मालिक है, इसके अतिरिक्त फिर भी उसके पास उसका ज्ञान और उसका वैराग्य है। जो संपूर्ण भोग और ऐश्वर्यों के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य का मालिक है, वही भगवान है। इसी वजह से भगवान मनु को भगवान कहा गया है, क्योंकि उन्होंने सकल वेदार्थादि मननात सा मनु वाली बात मैंने बताई थी कि जो सकल वेदों का अध्ययन करके, उसका मनन करके, उसका चिंतन करके इतनी योग्यता हासिल कर चुका है कि वो अपने मनवंतर के पुरुषों और अपने जीवों के लिए उसके लिए नया संविधान बना सके। जैसे हमारे देश के संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया था, पर उन्होंने ऐसे संविधान बना दिए जिसमें हमेशा संशोधन की आवश्यकता पड़ जाती है। पर भगवान मनु के द्वारा बनाए गए संविधान में किसी संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है, बस वहां जाकर के पढ़ने की आवश्यकता है। विचार करिए, आज आपके समाज में, मैंने कल भी बात कही थी, अगर बेरोजगारी है तो सबसे ज्यादा क्यों? क्योंकि आपके संविधान की बात ही ऐसी है। हां, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो आज आपको मैंने बताया भगवान शब्द क्यों, इसका निरूपण यही है, जो संपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति कभी पूर्ण नहीं हो सकता। वो अगर पूर्ण होता तो वो व्यक्ति नहीं होता, और अगर जो पूर्ण हो जाए वो फिर यहां रहेगा नहीं, वो फिर तुरंत निकल लेता है। आइए, अब आपको मैं कर्क लग्न की कुंडली बनी है। ये कुंडली मुझे आई है उदयपुर राजस्थान से, 2007 का यह जातक। इनकी माताजी ने मुझे इनकी कुंडली भेजी है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो बात कही है उसको हमेशा दिमाग में रखिएगा, और कम से कम अपनी श्रद्धा, अपने धर्म, अपने सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपने माता पिता, गाय, गुरु, ग्रंथ, गोविंद, इसकी हमेशा ही अपने जीवन में उतारने की और पकड़ करके रखने की आवश्यकता है। नहीं तो पता नहीं है, जब छूट जाएंगे तो आपका पतन सुनिश्चित है, पक्की बात है। आइए, अब आपको मैं आपके विश्लेषण पे लेके आता हूं। सबसे पहले ये कर्क लग्न की कुंडली है, जहां लग्न 5 डिग्री 41 कला का बना है, पुष्य नक्षत्र के पहले चरण में। पुष्य नक्षत्र के पहले चरण के अधिपति होते हैं सूर्य, और पुष्य नक्षत्र के अधिपति होते हैं भगवान शनि। भगवान शनि वही हैं जो कहीं भी देखते हैं तो उसको टेढ़ा कर देते हैं या तो विकृत कर देते हैं। अब सवाल ये उठता है, आज के शाम के कार्यक्रम में मैं आप लोगों को, जैसे कल के शाम में मैंने आप लोगों को गोचर से संबंधित बातें बताई है, उसको भी जाकर के अवश्य देख लीजिएगा। अब यहां पे लग्न बना 5 डिग्री 41 कला, पुष्य नक्षत्र के पहले चरण के अधिपति होते हैं सूर्य, और लग्न के अधिपति होते हैं चंद्रमा। लग्न के अधिपति हो गए चंद्रमा, नक्षत्र पुष्य बना शनि का, और नक्षत्र के चरण के अधिपति हो गए सूर्य, तीनों का साम्य। तो सूर्य और चंद्रमा तो भगवान के 2 नेत्र हो गए, और शनि भगवान के दुख और साक्षात काल स्वरूप। तो सवाल यह उठता है कि इस कुंडली के लिए काल कौन बनेगा, सप्तम भाव का अधिपति और अष्टम भाव का अधिपति। तो यहां पे कर्क लग्न की कुंडली में कारक ग्रह कौन बनेंगे, तो सर्वाधिक योग कारक ग्रह बनेंगे मंगल, जो पंचम और दशम के अधिपति हैं, क्योंकि वो चंद्रमा के मित्र भी होते हैं। और ज्योतिष का सिद्धांत कहता है कि केंद्र और त्रिकोण का अधिपति जब एक ही ग्रह हो जाए तो वो योग कारक हो जाता है। क्या परिभाषा मिली? केंद्र और त्रिकोण का अधिपति जब एक ही ग्रह हो जाता है तो वो योग कारक हो जाता है, या 2 अच्छे भावों का अधिपति जब कोई ग्रह हो जाता है तो वो उस कुंडली का सर्वाधिक योग कारक ग्रह हो जाता है, जो कई प्रकार के योगों का निर्धारण। योग कारक का अर्थ क्या होगा? जिसने कई प्रकार के योग बना दिए, जिसने जीवन में जोड़ने का काम कर दिया। अब वो जातक को जोड़ेगा, तोड़ेगा नहीं। मारक
मतलब वो मारने का काम करेगा। तो क्या मारेगा? अब घर में बैठेगा माता जी के तो माता को मारेगा, भाई के घर में बैठेगा तो भाई को मारेगा, बड़े भाई के घर में बैठेगा तो बड़े भाई को मारेगा, भाग्य के घर में बैठेगा तो भाग्य को मारेगा। तो ये चीजें ऐसे पकड़ में आती हैं। तो योग का कारक मतलब योग करने वाला एक ऐसा ग्रह जो अब करेगा तो क्या करेगा? योग मतलब जोड़ेगा, तो वो योग कर रहा है। यहां पे सर्वाधिक योग कारक ग्रह के रूप में मंगल उपस्थित होंगे। और मारक कौन? तो इस कुंडली में प्रथमतया शनि मारक होंगे और दूसरे नंबर पे द्वितीय भाव के अधिपति होने के कारण सूर्य मारक होंगे। पर तीसरे मारक के रूप में भी इस कुंडली में एक ग्रह विद्यमान होता है जिसका नाम है बुध, जो वस्तुतः सहायक मारक के रूप में उपस्थित होता है। वो ऐसे स्वतंत्र मारक नहीं है। बुध इस कुंडली में स्वतंत्र मारक की भूमिका में नहीं रहेंगे, वो किसी के साथ जाएंगे। अगर सूर्य के साथ, शनि के साथ, शनि मंगल राहु केतु के साथ जाएंगे तब इस कुंडली के लिए मारक होंगे, मंगल नहीं, क्षमा करें। तो यहां पे मारक कौन होगा? प्रथमतया शनि, दूसरे नंबर पे सूर्य और तीसरे नंबर पे सहायक मारक के रूप में 12वें भाव के अधिपति और त्रिक भाव यानी कि 12वें और तीसरे दुह स्थान या त्रिक भाव के अधिपति 12वां भाव ऋषभ भाव होता है। तो उस भाव के अधिपति होने के कारण बुध इस कुंडली में सहायक मारक के रूप में होंगे। मतलब आपको सावधान किन किन दशाओं में रहने की आवश्यकता है? शनि की दशा में, उससे कम सूर्य की दशा में और उससे कम बुध की दशा में। इन दशाओं में व्यय बढ़ेगा, इन दशाओं में मानसिक विकृति बढ़ेगी, इन दशाओं में डेली बेसिस का इनकम कम हो सकता है, इन दशाओं में पत्नी का स्वास्थ्य और पेट कमजोर हो सकता है, इन दशाओं में संतान की सुख की स्थिति कमजोर होती है, ऋण में जा सकते हैं, व्यवसाय कमजोर होता है। और वैसे ये कुंडली तीव्रतम भावुक है और तीव्रतम व्यवसायिक भी है। ये कुंडली तीव्रतम भावुक भी है और तीव्रतम व्यवसायिक भी है, जो आरंभ में तो नौकरी कर ले पर बाद में चल करके कई बार, ये मैंने इसलिए कहा है कर्क लग्न के लोग वस्तुतः भावुक होते हैं बहुत ज्यादा। और खास करके ये स्थिति और भी तब हो जाएगी जब पुष्य नक्षत्र के पहले चरण का अधिपति सूर्य बन जाता है, क्योंकि सूर्य व्यक्ति की कुंडली में आत्मा है। तो वो धन भाव का अधिपति होकर के कहां बैठे? जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में, यानी कि व्यक्ति के प्राण व्यक्ति की माता में बसे, व्यक्ति की आत्मा उसकी माता में बस जाए। और चंद्रमा कौन है? तो चंद्रमा चित्त है। तो चित्त कैसा? तो जन्म कुंडली में चंद्रमा इस भाव के अधिपति होकर के 12वें, योग कारक ग्रह मंगल भी 12वें हो गए। अब आपको अपनी ऊर्जा और अपने चित्त को स्थिर होने से बचाने की आवश्यकता है कि वो अस्थिर ना हो। अगर वो स्थिर नहीं रहा तो आपकी ऊर्जा का क्षरण करेगा, क्योंकि मंगल 12वें हैं और चंद्रमा जन्म कुंडली में 12वें। इसका अर्थ होगा कि लग्नेश भी 12वें चले गए और योग कारक ग्रह भी 12वें चले गए। अब योग कारक ग्रह पे और चंद्रमा पे जो इस कुंडली के लग्नेश हैं, तो लग्न के अधिपति और दशम के अधिपति पे राहु की दृष्टि पड़ गई। इसका अर्थ होगा कि अब उसमें वो उसके नुकसान में कई दफा बहुत सारी चीजें भरने का काम करेंगे। पर सवाल ये उठता है कि क्या अतिरिक्त भरने का काम करेंगे या क्या बहुत ज्यादा नुकसान करवाएंगे? तो सवाल उठता है नहीं। क्यों? क्योंकि वो स्वग्रही या अपनी राशि का बैठा है। वस्तुतः मैं एक बात बता दूं, अष्टम भाव के राहु कई बार व्यक्ति को बेवजह की चिंताओं से युक्त रखने वाला बना देते हैं और व्यक्ति के व्यग्रता और चिंता का कारण बनने वाले भी बना देते हैं। इनकी 7वीं दृष्टि शनि पे पड़ेगी तो व्यक्ति को कमजोरी भी देंगे, नेत्रों में, पेट में, गले में और कई बार दाहिने नेत्र में। और शुक्र को देखेंगे तो व्यक्ति को वीर्य हंता बना देंगे। ऐसी अवस्था में अपने पुरुषार्थ का और अपने परुषत्व का कमजोर लाभ कभी भी नहीं उठाना चाहिए। दूसरों को सताने पे कभी भी भरोसा ना करें और जितना ज्यादा हो सके व्ययशील कम बनने की कोशिश करें। यह अवस्था आपको अनुभवी तो बनाएगी, पर साथ ही साथ धन भाव के शुक्र सूर्य की राशि में और सूर्य बैठे हैं नीच के। ये परिवर्तन योग माता को नौकरी देने वाला, माता को फायदा पहुंचाने वाला और माता के साथ संबंधों को ठीक रखने वाला। पर कई बार व्यक्ति का दाम्पत्य जो अपना खुद का विवाह हो तो बाहर से देखने पर सब अच्छा होगा, पर अंदर से जाने पे कई बार उसमें कमजोरी दिख जाती है। वैसे व्यक्ति यहाँ पे सूर्य और बुध कई बार प्राइवेट सेक्टर से भी नौकरी करते दिखाए जाएंगे और सूर्य और बुध के चतुर्थ स्थान में बैठ करके दशम स्थान में देखने के कारण यहाँ पे व्यक्ति का जीवन स्तर बढ़ जाता है। वो उसका पद मिल जाता है, उसकी प्रतिष्ठा, उसका ज्ञान, उसका आत्मस्वाभिमान और उसका बलवान होना, साथ ही साथ चिरंतन होना, चल अचल संपत्ति का सुख प्राप्त करना, उसके साथ व्यक्ति की बुद्धिमत्ता, तार्किकता, लॉजिकल होना, पूरे सिस्टम को समझना और निश्चित रूप से अपने गूढ़ और रहस्यमयी तर्कों से सबको हरा देने वाला। पुष्य नक्षत्र के अधिपति शनि होते हैं। अब जरा विचार करिए तो इस कुंडली में बुध जो होते हैं वो 12वें भाव के अधिपति होकर के द्वितीय भाव के अधिपति के साथ नीच के होकर के बैठे हैं सूर्य। इस वजह से इनका नीच भंग कैसे होगा? क्योंकि ये परिवर्तन राजयोग भी बना रहे हैं।
तो इस कुंडली में सूर्य का नीच भंग होगा, पर राहु से सूर्य और बुध, राहु से चंद्रमा और मंगल, राहु से शुक्र और शनि, सारे ही ग्रह राहु से परेशान हैं। इस कारण से व्यक्ति के जीवन में जल्दी जल्दी मिलने वाले निर्णय और जल्दी जल्दी लेने वाले निर्णयों से बचने की आवश्यकता होगी। अपनी ऊर्जा, अपने चित्त को, अपने व्यय को और अपने स्थिरता को और अपने चंचल प्रवृत्ति को बचाने की कोशिश में लगे रहने की आवश्यकता होगी। ये गुरु से केंद्र में है, भाग्य भाव के अधिपति पंचम में आकर के व्यक्ति को ज्ञान में तो खूब आगे रखेंगे, एकदम पैनी होती है उसकी बुद्धि, एकदम बिल्कुल ही मजबूत, क्योंकि गुरु हैं वो पंचम भाव में बड़े अच्छे होते हैं ज्ञान के लिए, पर संतान से संबंधित समस्या के लिए उनका भाव बड़ा बिगाड़ देता है। तो यहां पे कई बार वो एक तरीके की संतति वाला व्यक्ति को बना देता है, उसके द्वारा जो भी संतति पैदा होगी वो एक तरीके की होगी, या तो खाली लड़का होगा या तो खाली लड़की, ऐसा मतलब दोनों नहीं होते। हालांकि इसके लिए कि ऐसा न हो, दोनों का ही समाज में अपना अपना भाव है और सबके अपने अपने महत्व बने हुए हैं, तो ऐसी स्थिति ना हो, इस वजह से व्यक्ति को अपनी कुंडली मिलाकर के ही विवाह करने की आवश्यकता है। क्योंकि शुक्र शनि राहु के संपर्क में है, शुक्र शनि राहु केतु के संपर्क में है, सूर्य नीच का है, शुक्र नीचाभिलाषी है, मंगल 12वें है, राहु सूर्य को, राहु बुध को। ऐसी अवस्था में कई बार संतति पाने में दिक्कत हो सकती है। व्यक्ति को अपने पौरुषत्व का निश्चित ही हमेशा ही समझ गए होंगे। ये तो बात इतनी है। अब आपकी कुंडली में मैं बता दूं, चंद्रमा बहुत अच्छे बैठे हैं मृगशिरा नक्षत्र में, मंगल जवान होकर के बैठे हैं आर्द्रा नक्षत्र में, सूर्य जन्म कुंडली में ठीक बैठे हैं, बहुत अच्छी स्थिति है, ये नौकरी देंगे। बुध आपकी कुंडली में आपके बुद्धिमत्ता को, आपके इंटेलिजेंस को, आपके बुद्धि लब्धि क्षमता को, आपके ऐश्वर्य के सुख को और आपके बुद्धि के निर्मलता को कमजोर करने पे तुला हुआ है। ऐसा व्यय अपने माता जी को कभी भी मत दीजिएगा, उनके साथ संबंध हमेशा अच्छा बना करके रखिएगा। पिता के साथ आपके संबंध कमजोर न हो, क्योंकि पिता भाव का अधिपति 12वें दूह स्थान में और पिता का कारक गुरु सूर्य नीच के, इसके अतिरिक्त गुरु जो है वो वृश्चिक राशि में अकेले बैठे हैं, ये भी उतना बढ़िया नहीं होगा। अगर ये किसी के संग बैठे होते तो ठीक होता, पर गुरु के ऊपर और पंचम भाव के ऊपर किसी भी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं होने से ये भाव निश्चित रूप से अकेला है और थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, वो पिछड़ रहा है। तो जन्म कुंडली का ऐसा कौन सा भाव है जिसपे बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव होगा? तो जन्म कुंडली का चौथा और जन्म कुंडली का दूसरा। तो चौथे भाव पे सूर्य और बुध बैठ गए, राहु की दृष्टि पड़ गई, और दूसरे भाव पे शनि और शुक्र बैठ गए और राहु की दृष्टि पड़ गई। अब जन्म कुंडली में राशि पे चर्चा कर लेते हैं। राशि मिथुन की बनी है, जिसपे चल रही थी अभी कुछ दिन पहले से ढैया। अब जैसे ही शनि का परिवर्तन होगा तो वो ढैया भी खत्म हो जाए। तो मिथुन राशि के अधिपति सूर्य बुध नीच के बैठे हैं सूर्य के साथ। तो कोई भी ग्रह जब नीच के ग्रह के साथ बैठता है तो उसकी जो स्थिति होती है वो कमजोर हो जाती है और वो अपनी ग्रह दशाओं में, अपनी दशाओं में कमजोरी से परिणाम देने वाला हो जाता है। वस्तुतः राशि को लेकर के मैं आपको सिद्धांत बताऊंगा, पर उसमें सबसे पहली बात कि अगर राशि का अधिपति यहां कोई शुभ ग्रह बन रहा हो और उससे त्रिकोण में बैठा हो या पंचम नवम बैठा हो, देखिए बैठा है, तो ये जातक को राजा बनाता है और धनवान बनाता है। नवांश कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हों उस राशि का अधिपति अगर कोई शुभग्रह बनता हो, देखिए शुभग्रह बने हैं, और वो शुभग्रह अगर शुभग्रह बनता हो तो भी जातक को राजा बनाता है। ठीक उसी तरीके से अगर चंद्रमा आपकी कुंडली के दृष्काण कुंडली में भी किसी शुभग्रह की राशि में बैठे हैं तो जातक राजा बनता है। इसके अतिरिक्त अगर वो द्वादशांशा कुंडली में भी चंद्रमा अगर किसी शुभग्रह की राशि में बैठे हों तो भी जातक राजा बनता है। ये सारे सूत्र अगर आपकी कुंडली के प्रत्येक वर्ग चार्ट में निश्चित रूप से फलीभूत हो रहे होंगे तो आपको काम करने के लिए उतर जाना चाहिए। यहां पे देखिए, यहां भी शुभग्रह ही बन रहा है। ये बहुत छोटा नहीं, बहुत ही बड़ा और सैद्धांतिक है, जो प्रत्येक कुंडली पे अवश्य ही लागू हो जाता है। इसको अपनी कुंडली पे भी आजमा करके अवश्य देख लेना चाहिए। तो ये बात मैंने बता रही, ऊर्जा का क्षरण ना हो, चित्त का अस्थिर होना ना हो, व्यय बिल्कुल हो सकता है। हालांकि राहु आपको डीप थॉट में लेके जाएंगे, आपकी क्रिएटिविटी पे कोई सवाल नहीं उठा सकता, आपके निर्णय बड़े मजबूत होंगे। पर चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठे हैं, ये लक्ष्मी संपन्न योग बनेगा और कम से कम ये व्यक्ति थोड़ा जिद्दी होगा, हठी होगा, गुस्सैल होगा, क्रोधी होगा, कई बार पिता के जैसा हो जाता है। तो ये स्थिति अगर पिता के अंदर अच्छे गुण हैं तब तो अच्छी बात है, पर पिता के कमजोर गुणों का वाहक न बन जाए, इस वजह से हमें सावधान होने की भी आवश्यकता होगी। अब आप लोगों को मैं इनकी कुंडली में धन भाव पे चर्चा करके बता दूं। लग्न भाव थोड़ा कमजोर है, क्योंकि लग्न पे गुरु की दृष्टि तो है, पर वो जन्म कुंडली में व्यक्ति को भाग्यशाली भी बना रहे हैं, ज्ञान से संपन्न भी बना रहे हैं,
पर जिद्दी भी बना रहे हैं। कारण, क्योंकि चंद्रमा के पास मंगल के बल की स्थिति और राहु की दृष्टि और चतुर्थ स्थान में नीच के सूर्य, तो जब सूर्य नीच के होंगे तो व्यक्ति में बैलेंस क्रिएट करने में गड़बड़ी होगी। मतलब वो अब तारतम्य जो बनाना चाहिए वो थोड़ा गड़बड़ होगा। इसका अर्थ है कि उसको अपने हृदय क्षेत्र को ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, अपने फेफड़ों को ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, माता के साथ संबंधों को कमजोर न होने देने की आवश्यकता होगी। और इनकी कुंडली में ध्यान से समझिए, आप लोग देखते रहिए, बस आनंद आ जाएगा कि ये स्थिति जो बनी है वो कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि के चंद्रमा है। अब पंचमी तिथि के चंद्रमा जो होंगे वो कृष्ण पक्ष में जन्मे होने से व्यक्ति को संतान से मालिक तो बना देंगे, पर मनोनुकूल ना हो, या कई बार व्यक्ति का यश, व्यक्ति की कीर्ति, व्यक्ति का सम्मान और व्यक्ति की मेहनत के बाद का किया गया फल परिणाम। क्योंकि सिद्धांत क्या है कि भौतिकीय धरातल पे किसी भी व्यक्ति के द्वारा और किसी भी जीव के द्वारा कोई भी कार्य बिना किसी फल के लिए और बिना किसी फल की इच्छा के नहीं होता। क्योंकि किसी भी कार्य के मूल में कोई ना कोई संकल्प होता है और किसी न किसी संकल्प के मूल में कोई ना कोई फल का कारण बनता है कि मुझे फल मिलेगा। इसका ही अर्थ है कि जब पंचम भाव जो जन्म कुंडली में अकेले गुरु बैठे हैं, वहां के अधिपति मंगल जन्म कुंडली में 12वें बैठे हैं, इस कारण से लग्न और पंचम के अधिपति का एक साथ 12वें जाना, राहु से दृष्ट होना और पंचम भाव पे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होना, अकेले गुरु का बैठना पंचम भाव को कमजोर कर सकता है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति को हमेशा ही दम लगाने की आवश्यकता होगी, समायोजन की आवश्यकता होगी, कम्युनिकेशन पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी, गलत और अतार्किक चीजें जीवन में उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने से बड़े जो भी बात कहें कम से कम उसे सुन लेने की बात आवश्यक होगी। क्योंकि आप गुरु और चंद्रमा आपकी कुंडली में 6वें 8वें बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दोनों का जो संबंध बन रहा है वो 6वें 8वें का बन रहा है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति जिद्दी, अपनी जेब में कुछ हो ना हो देने के लिए तत्पर है, हठी क्योंकि जो बात पकड़ ले उससे उतर करके वो नीचे ना आए, और गुस्सैल क्योंकि मंगल के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव और राहु की दृष्टि। इसके अतिरिक्त चंद्रमा के ऊपर मंगल का प्रभाव और गुरु और चंद्रमा का एक दूसरे से सकट योग में जाना, षडाष्टक में जाना, ये जातक को बैलेंस क्रिएट करने में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। दूसरा, धन भाव में शनि का प्रभाव और राहु की दृष्टि। मंगल पहले ही 12वें हैं, जो पराक्रम भाव के अधिपति तो नहीं होते पर पराक्रम के कारक अवश्य होते हैं। तो बुध और मंगल का संबंध जो है वो या दशाओं में भी ठीक जाए। चतुर्थ भाव थोड़ा कमजोर, पंचम भाव थोड़ा कमजोर, 6वें भाव के अधिपति व्यक्ति के जीवन में कई बार चैलेंजिंग पोजीशन को लेकर के आएंगे, उसका काम बढ़ेगा, उसका प्रमोशन जो कभी हो तो थोड़ी बहुत प्रतियोगिता के साथ हो। पंचम भाव में षष्ठेश बैठे हैं, इस वजह से कभी कभी बीमारी के कारण या बेवजह की चीजों के कारण व्यक्ति का एजुकेशन प्रभावित होता है, परिणाम भी थोड़े बहुत प्रभावित होंगे। ये भाव आपकी कुंडली में आपके व्यापार को दिखा रहा है और आपकी गंभीरता, आपकी आयु, आपका रिसर्च और आपका एक्सपीरियंस, ये सब कुछ आपकी कुंडली में यहां पे मिल जाएगा। अष्टम भाव के बाद नवम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में नवम भाव को देख रहे हैं, लाभ को देख रहे हैं, लग्न को देख रहे हैं। लाभ को छोड़ करके लग्न और नवम भाव पे गुरु की दृष्टि लाभदायक होगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि लग्न पे उच्च की पड़ेगी और भाग्य भाव पे अपनी राशि को देखेंगे। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के पास पूर्वजों का बल है, उसके पास धर्म का बल है, उसका भाग्य उसके साथ है, उसका अनुभव उसके साथ है और साथ ही साथ उसका पूर्व जन्म भी उसके साथ है। क्योंकि अगर पूर्व जन्म की बात कहेंगे तो पंचम भाव पे गुरु का बैठा होना या पंचम भाव पे गुरु की दृष्टि या भाग्य भाव पे गुरु की दृष्टि व्यक्ति को भाग्यशाली बनाने के लिए काफी होती है और उसको धर्म से जोड़ करके रखने का काम करती है। इसके साथ साथ व्यक्ति अपने पूर्वजों की बात को मानने वाला, पिता के साथ कभी कभी अनादर पूर्वक बात ना करिएगा कभी भी, यह आपके लिए सबसे ज्यादा गड़बड़ी वाली बात होगी। नवम के बाद दशम भाव के अधिपति 12वें, बाहर जाना, विदेश यात्रा करना, बड़े लोगों से मिलना, ऊंचे लोगों से संपर्क स्थापित करना और हमेशा ही अपनी ऊर्जा का क्षरण ना करना, इसका ध्यान रखना होगा। 12वें भाव से पहले एकादशवां भाव ठीक बना है, क्योंकि धन भाव में लाभ भाव के अधिपति का बैठना, पंचम भाव के अधिपति का थोड़ा कमजोर होना, पंचम भाव कमजोर है, एकादशवां भाव ठीक बना है, पर शनि और राहु के संपर्क में आने के कारण व्यक्ति लालची हो सकता है और उसको सामान्यतया एक जगह से हट करके कई जगहों से धन कमाते हुए भी देखा जाएगा, या उसका दिमाग थोड़ा इधर उधर कई जगहों से धन कमाने के लिए प्रेरित होता रहेगा। तो अगर ऐसी कोई बात है तो वो बहुत ज्यादा कमजोर नहीं है, वो कुंडली के ही कारण होगा। आपकी कुंडली में आपका जन्म सोमवार को हुआ है, आप झगड़ालू नहीं है, आप जिद्दी नहीं हो सकते और आप शित
और चित्त को नियंत्रित रखने वाले शीत प्रधान हैं। आपको ठंडाई आवश्यक होगी। ठंडाई आवश्यक होगी मतलब एक बड़ी अच्छी बात याद आ गई, यहीं पे बता देता हूं। वेदव्यास भगवान एक बार डुबकी लगा रहे थे, तो किसी ने पूछा उनसे जाकर के कि भगवान एक बात बताइए, ब्राह्मण बड़ा या वैश्य बड़ा या क्षत्रिय बड़ा या शूद्र बड़ा? तो डुबकी लगा करके निकले और बोले शूद्र सबसे बड़ा है। तो पूछने वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले कि अच्छा एक बार फिर से बताओ। तो वेदव्यास भगवान फिर डुबकी लगा करके निकलते हैं, बोलते हैं शूद्र सबसे बड़ा है। शूद्र के बिना वो कोई ऐसा नहीं है, वो पैर है, वो समाज का ऐसा हिस्सा है जिसके बिना समाज का कोई भी कार्य ना हो। कोई भी कार्य शूद्र के बिना नहीं हो सकता। और वो शूद्र आप उसको शब्द में नहीं बांध सकते, उसका स्वरूप बड़ा विस्तार से लिया हुआ है। ठीक उसके बाद एक और सवाल कि पुरुष बड़ा या पुरुष बड़ी है, पुरुष बड़ा है या फिर स्त्री बड़ी है, महत्ता किसकी है? डुबकी लगा करके फिर वेदव्यास भगवान बोलते हैं स्त्री के बिना इस संसार के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, इसलिए स्त्री बड़ी है, क्योंकि गर्भ का धारण क्षेत्र तो चाहिए इस वजह से। तो यहां पे यही बात है, ठंडई वाली बात पे याद आ गई वो बात। तो मैं ये बोल रहा था कि आपकी कुंडली अश्विन माह कार्तिक माह में जन्मे हैं, मृगशिरा नक्षत्र, ये आपको ऊर्जा से भरा हुआ रखेगा और कम से कम आपके यात्राओं में आपको दिक्कत नहीं होने देगा। आपके मन की स्थिरता आपको प्रभावित नहीं करे और उसको प्रभावित मत होने दीजिएगा, इस बात का ख्याल हमेशा ही रखना है। मेंटल एस्टैब्लिशमेंट बने रहने की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा किसी बात पे तर्क वितर्क और सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब कभी उलझने लगे तो उससे बाहर निकलिए, कहीं बाहर घूम आइए। और वस्तुतः आपकी कुंडली में मंगल का जो प्रभाव है, राहु का जो प्रभाव है, वो आपको आयु से युक्त रखेगा। चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी है। आप शूद्र वर्ण और देवगण के हैं, इस वजह से कोशिश करिए कि राजसिक और तामसिक वृत्ति से मुक्त होकर के सात्विक वृत्ति को कैसे अपनाया जाए। तो सात्विकता क्या है? किसी की शिकायत ना करना, किसी का ठगना नहीं, किसी की शिकायत में अपने आप को लिप्त ना रखना, किसी तीसरे की बात कभी भी ना करना। हमेशा भगवान को याद करिए, ईश्वर को अनुभव करिए, बड़ों का आदर, गुरुजनों का सम्मान, गुरु ग्रंथ और इन सब चीजों का आदर और सम्मान हमेशा जीवन में बनाए रखिए। इस कुंडली के हिसाब से एक अंक अच्छा होगा, 2 भी मान सकते हैं, पर वस्तुतः मैं इसे 1 नहीं 2 ही कहूंगा। 2 अंक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस कुंडली के हिसाब से वृश्चिक और मीन राशि के मित्र आपके अच्छे होंगे। बच के रहना चाहिए मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ वालों से मित्रता ही करिएगा, शत्रुता ना करिएगा, नहीं तो हार जाएंगे। आपकी कुंडली के लिए दिशा पश्चिम अच्छी होगी। आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव की स्थिति थोड़ी कमजोर है, इस वजह से माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। वो किसी भी तरीके से चिंतित हों तो तुरंत ही उन्हें उठा लीजिएगा हाथ पे और उनकी चिंता का कारण पूछिएगा। आपकी कुंडली में माता को बीमारी तो नहीं है, माता चिंतित होती हैं पर परिवार को लेकर के, पर उनके पास जिम्मेदारियां कई लोगों की है और वो कई सारे लोगों के चिंता से व्यथित होती हैं। पर आपकी कुंडली का दशम भाव भी थोड़ा कमजोर हो रहा है, इस वजह से अपने क्षेत्र और अपने सामाजिक स्थिति को हमेशा ही चेक करते रहने की आवश्यकता है। आपके मित्र कैसे हैं, आपके सगे संबंधी कैसे हैं। इस कुंडली में अगर कोई भी दशा काम करेगी तो 2028 से गुरु की दशा, जो बहुत लाभदायक होगी। अभी राहु है, बेवजह की चिंताओं में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, चुपचाप अपना काम करते जाइए और इसके अतिरिक्त लाजवर धारण कर लेना चाहिए। साथ ही साथ गुरु की दशा, मंगल की दशा, चंद्रमा की दशा और कुछ हद तक शुक्र की दशा आपके लिए बहुत सारी चीजें देने वाली हो सकती है। सूर्य की दशा में अपने नेत्र और अपने पेट और साथ ही साथ अपने भुजाओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी। फेफड़ा इस कुंडली में कमजोर ना हो, साथ ही साथ इस कुंडली का चित्त चंचल ना हो, इस कुंडली में वाणी कठोर ना हो और झूठ ना बोले, और साथ ही साथ मसालेदार भोजन से बचे, ये आपकी कुंडली है। नवमांश कुंडली में लग्न के अधिपति का 6वें में जाना ठीक नहीं, लग्न के अधिपति का अष्टम में जाना ठीक नहीं, पर चंद्रमा की स्थिति आपको फिर भी धन से संबंधित समस्या नहीं होने देगी। दशमांश कुंडली में सूर्य का दिग्बली होना और शुक्र का लग्न में आना, बुध का केंद्र में आना, तृतीय भाव के अधिपति चंद्रमा और बुध का संबंध ठीक है, मंगल का संबंध 8वें में है पर अपनी राशि के हैं। आरंभ में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, ये कुंडली टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है। और निश्चित रूप से ये बात कह दूं तो ये कुंडली हमेशा ही मैनेजमेंट में आगे है, ये कुंडली हमेशा ही योग्यता में और शैक्षणिक क्षेत्रों में जाने की स्थिति बना करके बैठी है। ये व्यवसायिक कुंडली है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।